आपने 1857 की क्रांति का बेसिक समझ लिया था और आज हम इसमें समझेंगे कि 1857 की क्रांति राजस्थान में किस किस प्रकार से चली, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जिनको हमको याद रखना आवश्यक है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी। आगे नीमच का विद्रोह लास्ट हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टोंक का विद्रोह। और ये जो टोंक का विद्रोह है वो कौन सी तारीख को हो रहा है, आपके 14 जून 1857 को। यानी डेट आपको एक तो याद रखनी है कि कौन सी तारीख है, तो तारीख कौन सी है, 14 जून 1857। आप भी नोट करते चलिएगा, जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको डायरेक्टली बुलेट पॉइंट के हिसाब से नोट करिएगा। जैसे टोंक विद्रोह, डेट सीधी नोट कर दी, कोई इंपोर्टेंट युद्ध है तो नोट कर दिया, कोई शासक है तो उसका नाम नोट कर दिया। कुछ ऐसे इंपोर्टेंट नोट्स आपको बनाने भी पड़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोंक विद्रोह है, उससे पहले हम अगर टोंक के इतिहास के बारे में थोड़ा सा देखें तो टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और वहां के जो नवाब थे वो अंग्रेजों की सहायता से बनाए गए थे और उनका नाम था वजीरुद्दौला। कौन थे? वजीरुद्दौला। अब ये इन्होंने तो कोई विद्रोह किया नहीं, इस टोंक के विद्रोह में यह ध्यान दीजिएगा, जो टोंक का विद्रोह हुआ इन्होंने तो विद्रोह नहीं किया, लेकिन जो इनके मामा थे और उनके मामा का नाम था मीर आलम खां। क्या नाम था साथियों? मीर आलम खां। मीर आलम खान ने विद्रोह कर दिया था और उन्होंने क्या कर दिया था, इनको अपदस्थ करके, वजीरुद्दौला को अपदस्थ करके टोंक पर कब्जा कर लिया था। अब इस प्रकार टोंक में विद्रोह का प्रारंभ अगर पूछा जाए, टोंक में विद्रोह किसने किया, तो नाम क्या आएगा? मीर आलम खां। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो टोंक के विद्रोह में टोंक के विद्रोह पर एक नाटक की भी रचना की गई और उस नाटक का जो नाम है उसका नाम है आजमाइश। क्या नाम है? आजमाइश। और इस आजमाइश के जो लेखक थे, जिसने इस नाटक को बनाया, वो थे मोहम्मद मुजीब। क्या नाम था उनका? मोहम्मद मुजीब। और कहा जाता है कि इस आजमाइश में टोंक विद्रोह के बारे में ये बताया गया कि इस विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। किसने भाग लिया? महिलाओं ने भी भाग लिया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए आजमाइश जो आपके नाटक है वो किससे संबंधित है, तो टोंक विद्रोह से संबंधित है। इसके रचनाकार कौन है, तो मोहम्मद मुजीब इसके रचनाकार माने जाते हैं। और इसमें क्या बताया गया, टोंक विद्रोह के लिए विशेष बात क्या बताई गई है, ये बताई गई है कि महिलाओं ने भी इस विद्रोह में भाग लिया है। तो यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट बात आ गई कि ऐसा कौन सा विद्रोह है जिसमें यह जानकारी मिलती है कि उसमें महिलाओं ने भी उस विद्रोह में भाग लिया, तो वो रहेगा आपका टोंक विद्रोह। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट अगर हम कहें मुख्य 1857 की क्रांति में जो राजस्थान की क्रांति है, राजस्थान में 1857 की क्रांति है, अगर उसमें मेन पार्ट कहा जाए तो वो पार्ट होगा आपके आउवा का विद्रोह। अब ये आउवा का विद्रोह है वो किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो देखिएगा, इसकी सबसे पहले तो आपको डेट याद रखनी है और डेट कौन सी है आपके? अगस्त है, और वो भी कौन सी है? 21 अगस्त 1857। तो मेन डेट इसमें आप याद रखोगे कि भाई 21 अगस्त 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत होती है, इस विद्रोह का प्रारंभ होता है। अब इससे पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आउवा कहाँ पर है। आप देखोगे कि राजस्थान के इस हिस्से में जो जोधपुर रियासत है, जिसको मारवाड़ रियासत भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मारवाड़ रियासत भी कहा जाता है। और इसी मारवाड़ रियासत के जो शासक थे उनका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था साथियों? तख्त सिंह। और इसके जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था मैकमेसन। आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से पॉलिटिकल एजेंट के बारे में आप ट्रिक से याद रख सकते हो। मैंने इसमें बताया था कि जो मतलब जोधपुर में है, जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, मैस में खाना खाया था। तो यानी मैस में खाना खाया था, मैंने ये ट्रिक आपको आगे वाले वीडियो में बता रखी है। तो जोधपुर में मैकमेसन यानी मैस में खाना खाया यानी मैकमेसन। तो आप इस तरीके से ये पॉलिटिकल एजेंट का नाम याद रखोगे कि पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन थे? मैकमेसन। उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तख्त सिंह। और जो जोधपुर रियासत थी उसी को मारवाड़ रियासत भी कहा जाता था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी मारवाड़ रियासत में पाली, जो आज डिस्ट्रिक्ट अपन कहते हैं पाली, उसी में आउवा एक ठिकाना था। क्या था? एक आउवा ठिकाना था। और यहाँ पर अगर हम पाली की ही बात करें तो पाली में एक छावनी थी जिसको कहा जाता है एरनपुरा की छावनी। और आज वर्तमान में बात करें तो जो जवाई बांध का क्षेत्र है, जो लेपर्ड एरिया है, कई टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं, जो लेपर्ड एरिया है वही क्या है? एरनपुरा छावनी पहले हुआ करती थी। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एरनपुरा छावनी है वो कहाँ पर है? पाली में है। और यहीं से विद्रोह की शुरुआत होती है। अब देखिए, इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। अब इसको याद रखने के लिए
आउवा का जो विद्रोह है वो 1857 की क्रांति का मेन विद्रोह है, इसलिए आप इसको इस तरीके से याद रखोगे कि 1857 की क्रांति में आउवा के जो विद्रोही थे उन सब ने क्या किया, मोती की माला पहनी। देखिए मैं एक तरीके से एक ट्रिक से बता रहा हूं, आपको याद रहेगा 1857 की क्रांति में आउवा के विद्रोह के समय एरनपुरा की छावनी के सैनिकों ने मोती की माला पहनी, फिर तिलक लगाया और फिर क्या किया, प्रसाद लिया और प्रसाद लेके ये आपने 1857 के विद्रोह को प्रारंभ किया। तो मतलब क्या कर रहे हैं, पहले मोती पहन रहे, मोतियों की माला पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और प्रसाद ग्रहण करके विद्रोह पर जा रहे हैं। तो आप याद रखोगे मोती से मोती खा, मोतियों की माला से मोती खा, तिलक राम, ये आपका शब्द तिलक से याद रखोगे और आपको प्रसाद से याद रखना है शीतल प्रसाद। तो अगर पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आप कहोगे शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खा। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं तो जो ये विद्रोही थे इनके मतलब जो विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले थे शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खा, इनके साथ में सैनिकों की टुकड़ियां पूरी मिल गई और जो सैनिकों की मुख्य टुकड़ी थी वो जोधपुर लीजन थी। जोधपुर लीजन के सैनिक दूसरे अपनी छावनियों, जो दूसरे सैनिक थे वो सारे मिलकर क्या इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर ये विद्रोह की शुरुआत कर देते हैं। अब यहाँ से ये क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। विद्रोह का प्रारंभ हो चुका है और वो कहाँ की तरफ रवाना होते हैं, दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। और दिल्ली की तरफ रवाना होते हुए यह एक नारा देते हैं कि जो कि 1857 की क्रांति का बहुत ही फेमस नारा है, वो है आपके चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अगर आपको पूछा जाए चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो नारा है कौन से विद्रोह से संबंधित है, वो है आपके आउवा के विद्रोह से संबंधित। अब यहाँ पर ये सारे सैनिक क्या करते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये वाला नारा कहते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बीच में रवाना होते ये दिल्ली की तरफ, लेकिन बीच में कौन सा गांव पड़ता है, खैरवा गांव। यहाँ खैरवा गांव में वो क्या करते हैं, वो थोड़ी टाइम रेस्ट करते हैं और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से, इनकी मुलाकात होती है। अगर आप इतिहास के पन्नों में देखोगे तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जो अगर हम कहें तालमेल जो जोधपुर के महाराणा थे तख्त सिंह उनसे इतनी नहीं बनती थी, इस वजह से कुशाल सिंह चंपावत क्या है, विद्रोहियों के साथ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुशाल सिंह चंपावत है वो विद्रोहियों से यहाँ मिलते हैं, ये आउवा के ठाकुर है। यहाँ पर ये कुशाल सिंह चंपावत क्या करते हैं, विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। ये विद्रोही सब कहते हैं कि आप हमारे नेता हो और हमको इस विद्रोह में आगे बढ़ाने के लिए हमको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो कुशाल सिंह चंपावत उनका नेतृत्व करना स्वीकार कर लेते हैं और फिर विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुशाल सिंह चंपावत के ही आह्वान पर कुशासोब, आलनियावास, बुल्लर, लांबिया, बंतावास और रुद्रावास के जो जागीरदार थे वो भी सारे क्या है, विद्रोहियों के साथ मिल जाते हैं, इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का बहुत बड़ा रोल रहता है 1857 की क्रांति में। ये है हमारे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो कि आउवा के ठाकुर हैं। जो कुशाल सिंह चंपावत है इनके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल में आपसे बात करूं तो कुशाल सिंह चंपावत कौन थे, ठीक है, उनका हिस्ट्री में किस तरीके से उनको याद रखा जाता है। तो देखिए कुशाल सिंह चंपावत सुगाली देवी के भक्त थे। अब देखिए सुगाली देवी, ठीक है, माता का मैंने यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने रखी है, ये बहुत ही फेमस तस्वीर है और वैसे ये मूर्ति है, ठीक है, जो आज अजमेर में है, लेकिन पहले ये कहाँ पर थी, आपके आउवा में थी। और इसी सुगाली देवी के भक्त थे ठाकुर कुशाल सिंह। इस देवी के बारे में कहा जाता है कि इनके 10 सिर है। कितने सिर है, 10 सिर है। और कितने हाथ है इनके, 54 हाथ है। कितने हाथ है, 54 हाथ, यानी 10 सिरों और 54 हाथ वाली एक अद्भुत करिश्माई शक्ति वाली जो देवी है उनके भक्त है, ठीक है। सुगाली देवी के भक्त है कौन, ठाकुर कुशाल सिंह। जो महाराजा तख्त सिंह के जो विद्रोही सामंत थे, यानी महाराजा तख्त सिंह के अंडर में जो सामंत थे और जो महाराजा तख्त सिंह का मतलब ऑर्डर फॉलो नहीं करते थे, उनके मतलब उनके विद्रोह में चलते थे, उनके विद्रोही सामंत थे, तो उन विद्रोही सारे सामंतों के वो नेता थे। नेक्स्ट था बिथोड़ा के उत्तराधिकार में इन्होंने क्या कर दिया था, हस्तक्षेप कर दिया था। बिथोड़ा जो कि एक जागीर है, वहां पर क्या है, इन्होंने मतलब कुशाल सिंह चंपावत ने हस्तक्षेप कर दिया था। तो ये बात क्या है, महाराजा जो आपके तख्त सिंह है उनको अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए क्या थे, महाराजा तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के बीच में अनबन थी। नेक्स्ट देखिए 8 सितंबर 1857 की बात है। अब देखिए 21 अगस्त को तो क्या हो जाती है, वहां पर क्रांति की शुरुआत हो जाती है।
नेक्स्ट 8 सितंबर को, कौन सी तारीख को, 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा में एक युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है? बिथौड़ा में एक युद्ध होता है। और इस बिथौड़ा में युद्ध ये किस किस के बीच में होता है? एक तो कुशाल सिंह और उसके विद्रोही जो सैनिक है उनके बीच, मतलब उनके एक तो टीम उनकी थी, दूसरी थी जोधपुर के शासक की सेना थी और उनके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? कर्नल हितकोट। ठीक है, तो जो कर्नल हितकोट की जो सेना थी और जोधपुर की सेना थी, उनकी मिक्स सेना थी, संयुक्त सेना जो थी यहाँ पर जोधपुर और कर्नल हितकोट की थी, और दूसरे यहाँ पर उनके सामने विद्रोहियों की और कुशाल सिंह की नेतृत्व वाली सेना थी। अब इस युद्ध में, बिथौड़ा का युद्ध में जीत कौन जाता है? कुशाल सिंह जीत जाते हैं और पराजित हो जाते हैं जोधपुर जो सेना है, और जो कर्नल हितकोट की सेना है वो क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। और इसी पराजित, मतलब जो इस युद्ध में, बिथौड़ा के युद्ध में मेन इंपॉर्टेंट एक ये प्रश्न बनता है कि बिथौड़ा के युद्ध में जीत तो कुशाल सिंह की हुई, लेकिन जोधपुर का एक किलेदार मारा गया, जिसका नाम क्या था? तो जोधपुर का एक किलेदार मारा जा रहा है, उसका नाम है अनाड़ सिंह। क्या नाम है? अनाड़ सिंह। तो मुख्य प्रश्न बनता है कि जो बिथौड़ा का युद्ध था उसमें जोधपुर के कौन से किलेदार की मृत्यु हुई? तो कौन से किलेदार है वो? अनाड़ सिंह। अब इसके आगे देखिए, जैसे ही 18 सितंबर होते हैं, तारीख कौन सी है? अब उसी महीने में 18 सितंबर की तारीख है, और 18 सितंबर 1857 की जो डेट है, इसमें ये विद्रोही सेना जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर चेलावास में एक युद्ध होता है। कहां पर युद्ध होता है? चेलावास में एक युद्ध होता है, जिसको चेलावास का युद्ध कहते हैं। और इस चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ तो कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना और दूसरी तरफ मतलब टोटल क्या थी? आपके अंग्रेजों की सेना थी। तो यहाँ पर इसको क्या कहा गया? काले गोरे का युद्ध भी कहा गया। यहाँ पर एक तरफ तो थी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, आपको बताया था कि उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। और उसी समय वहां यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जोधपुर में मैक मैसन थे। तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की जो संयुक्त सेना थी वो कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना से लड़ती है, और इसमें भी कुशाल सिंह की विद्रोही सेना की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और ये पैट्रिक लॉरेंस और मैक मैसन की सेना क्या है? हार जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो महत्वपूर्ण बात कि इस युद्ध में प्रश्न पूछा जाता है कि चेलावास के युद्ध में किसकी मृत्यु हुई है? अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई है। तो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन, क्या है वो मारे जाते हैं इस युद्ध में। और इस युद्ध में देखिए विद्रोही क्या करते हैं, इस मैक मैसन जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका सिर काट कर क्या पर पूरे मतलब औवा में घुमाकर फिर औवा के दुर्ग पर लटका देते हैं। क्या कर देते हैं? औवा के दुर्ग के गेट पर इनका सिर लटका दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि चेलावास के युद्ध में कौन से मतलब अंग्रेज अधिकारी का सिर काट कर औवा के दुर्ग पर लटका दिया गया था? तो वो कौन थे? मैक मैसन। औवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो आप देखोगे औवा का युद्ध पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मैक मैसन की संयुक्त सेना और कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली विद्रोही सेना के बीच में युद्ध होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आप देखोगे 18 नवंबर 1857 की बात है। देखिए अब यहाँ पर 18 सितंबर, फिर अक्टूबर और नवंबर, सीधे 2 महीने बाद क्या होता है? यही सेना आगे की तरफ बढ़ती है। अब ये कहां पर पहुंच गई है? लगभग हरियाणा के पास पहुंच गई है। कहां पहुंच गई है? हरियाणा के पास। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था दिल्ली की तरफ जाना, दिल्ली पहुंचना। अब हरियाणा में एक जगह है नरनौल। कौन सी जगह है साथियों? नरनौल। तो आप याद रखिएगा, पहला युद्ध हो रहा है बिथौड़ा में, ठीक है, 18 सितंबर को युद्ध हो रहा है। पहला युद्ध हो रहा है बिथौड़ा में, 8 सितंबर को युद्ध हो रहा है। दूसरा आपके युद्ध हो रहा है 18 सितंबर को, चेलावास में युद्ध हो रहा है। और इसके आगे जस्ट ये कौन से 2 महीने बाद 18 नवंबर 1857 को हरियाणा के नरनौल नामक स्थान पर वापस विद्रोहियों की लड़ाई होती है अंग्रेजों से। और इसमें क्या होते हैं? विद्रोही सैनिक हारे जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा कि औवा के राजस्थान के 1857 की क्रांति के जो सैनिक थे, विद्रोही सैनिक, वो कहां पर हारते हैं? तो वो हारते हैं हरियाणा के नरनौल नामक स्थान पर हार जाते हैं। अब यहाँ पर कौन से एक अंग्रेज अधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है नरनौल के हरियाणा के नरनौल में कौन से अंग्रेज अधिकारी की विद्रोहियों द्वारा हत्या कर दी गई या फिर उस लड़ाई में वो मतलब मारे गए अंग्रेज अधिकारी। तो उसका नाम था गराड। क्या नाम था? गराड नामक अंग्रेजी अधिकारी की मृत्यु होती है। अब आप देखोगे
कि इससे पहले चेलावास के युद्ध में कौन से अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो रही है, मैकमेसन। फिर आप हरियाणा के नरनौल में जो युद्ध हो रहा है, भले ही विद्रोही इसमें पराजित हो रहे हैं, अंग्रेज जीत रहे हैं, लेकिन वहां पर कौन से अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु होती है, गराड की मृत्यु हो जाती है। और एक ये प्रश्न बनता है कि जो बिथोड़ा का युद्ध था उसमें जोधपुर का एक किलेदार मारा जाता है, वो कौन थे, अनार सिंह। तो पहले अनार सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद मैकमेसन की मृत्यु होती है, उसके बाद गराड की मृत्यु होती है। तो हर युद्ध में कौन सा सैनिक या फिर कौन सा किलेदार मारा गया है, ये हमको एक एज ए डाटा के तौर पर, फैक्ट के तौर पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो विद्रोह का दमन कैसे हुआ। अब विद्रोह तो यहाँ तक ठेठ हरियाणा तक चला गया और हरियाणा में अब विद्रोही पराजित हो रहे हैं। तो उसके बाद अब विद्रोह का क्या होता है, धीरे धीरे दमन होता है। और विद्रोह का दमन किस प्रकार से होता है, देखिएगा अक्सर पूछा जाता है विद्रोह के दमन में कौन से मुख्य अधिकारी थे। तो ब्रिगेडियर होम्स को, जो अहुआ का विद्रोह था या फिर राजस्थान के 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था, ब्रिगेडियर होम्स को भेजा गया था। किसको भेजा गया था, ब्रिगेडियर होम्स को भेजा गया था। और ये ब्रिगेडियर होम्स जो है 20 जनवरी को, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट, कौन सी तारीख है, 20 जनवरी को ये क्या करते हैं, 20 जनवरी 1858 को अहुआ का जो किला होता है उसका घेराव कर देते हैं। तो जो अहुआ का किला है उस अहुआ के किले का घेराव कर दिया जाता है, यानी उस अहुआ के किले का इस तरीके से पूरी सेना, जो होम्स की सेना है उसको क्या कर देती है, घेर देती है। कौन सी तारीख को, 20 जनवरी 1858। उसके जस्ट 3 दिन बाद 23 जनवरी 1858 को क्या होता है, जो ठाकुर कुशाल सिंह होते हैं वो वहां से, मतलब जो अपना जो अहुआ का किला होता है वहां से चले जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को दे देते हैं। किसको देते हैं, भाई पृथ्वी सिंह को जिम्मेदारी देके कुशाल सिंह वहां से चले जाते हैं। और कुशाल सिंह कहां पर चले जाते हैं, वैसे तो ये मेवाड़ की तरफ जाते हैं, मेवाड़ से सहायता मांगने, लेकिन फिर वहां पर वो कहां चले जाते हैं, कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण लेते हैं। कहां पर शरण लेते हैं, तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। जब होम्स ने अहुआ के किले को घेर दिया तो ठाकुर कुशाल सिंह ने किसके पास शरण ली, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने के कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली है। तो कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास मतलब कुशाल सिंह क्या कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, इन्हीं कोठारिया के रावत जोध सिंह का नाम आगे बहुत आएगा, क्योंकि कई जनों को ये क्या करते हैं, शरण देते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों के वैसे थोड़ा सा खिलाफ होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, जो भी विद्रोही होते हैं वगैरह होते हैं उनका ये साथ देते हैं। आगे अगर अपन देखेंगे तो 23 तारीख को ठाकुर कुशाल सिंह वहां से चले जाते हैं। जैसे ही होम्स को पता चलता, वैसे कुशाल सिंह को पता था कि अब ये किले पर आक्रमण कर देंगे। 24 जनवरी को 1858 को क्या कर देते हैं, होम्स अहुआ के किले पर अधिकार कर देता है, पूरी तरीके से अहुआ के किले को जीत देता है और फिर वहां पर खूब कत्लेआम करता है। कई सैनिकों को, कई लोगों की वहां पर हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से 10 सिर और 54 हाथों वाली सुगाली माता की जो मूर्ति थी, ठीक है, 10 सिर और 54 हाथों वाली जो सुगाली माता की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को कहाँ ले जाया जाता है, अजमेर ले जाया जाता है। तो प्रश्न बनता है 10 सिर और 54 हाथों वाली जो सुगाली माता की जो मूर्ति है उसको कहाँ पर लेके गया होम्स, तो कहाँ लेके गया है उसको होम्स, ब्रिगेडियर होम्स उसको अजमेर में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, अजमेर में ले जाता है। तो ये देखिए 10 सिर और 54 हाथों वाली सुगाली माता की मूर्ति है, जिसको 1857 की क्रांति के बाद ब्रिगेडियर होम्स कहाँ ले जाता है, अजमेर ले जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर 24 जनवरी 1858 तक पूरा जो विद्रोह था वो लगभग क्या है, उसका दमन हो चुका है। अब बात आती है कुशाल सिंह की, तो कुशाल सिंह लगभग 2 साल बाद 1860 में, और तारीख कौन सी है, 8 अगस्त 1860, 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह, 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह नीमच में, नीमच कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर ये क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पर आप आगे देखिएगा कि ठाकुर कुशाल सिंह के साथ क्या होता है। तो देखिए ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने विद्रोहियों के साथ, मतलब विद्रोहियों का नेतृत्व किया, विद्रोहियों का साथ दिया, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया। लेकिन इसकी जांच के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, इनके आरोपों की जांच के लिए एक आयोग बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यह है कि ठाकुर कुशाल सिंह की
1857 की क्रांति के आरोपों की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर दीजिएगा। कौन सा आयोग है? मेजर टेलर आयोग। कौन सा आयोग है? मेजर टेलर आयोग। और कहा जाता है कि कुशाल सिंह ने इसीलिए आत्मसमर्पण किया था कि उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया था, एक तरीके से अंग्रेजों से समझौता कर दिया था, और फिर उन्होंने क्या किया है, वहां पर 1857 की क्रांति के बाद क्या किया है? आत्मसमर्पण किया है। मेजर टेलर आयोग ने आरोपों की जांच की और इन्होंने क्या कहा कि ठाकुर कुशाल सिंह निर्दोष है। तो इन्होंने, मेजर टेलर आयोग ने क्या किया है? ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित किया है। क्या घोषित किया है? निर्दोष घोषित किया है। अब ये देखिए 1860 की लगभग बात है और उसके बाद की बात है 25 जुलाई 1864। कितने? 4 साल बाद 25 जुलाई 1864, याद रखिएगा इस डेट को। और यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न अक्सर बनता है ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कौन से सन में हुई? तो 25 जुलाई 1864 को ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हुई है। और प्रश्न अक्सर बनता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो इनकी मृत्यु हुई है उदयपुर में। कहाँ पर हुई है साथियों? उदयपुर में। तो ये प्रश्न याद रखिएगा कि ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 में हो रही है और कहाँ पर हो रही है? उदयपुर में हो रही है। एक बार वापस मैं आपके लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है इससे संबंधित बात करूं तो देखिएगा। एक तो आपको इसमें ये डेट याद रखनी है 21 अगस्त 1857। एक नारा पता याद रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा कौन से विद्रोह में दिया गया? मारवाड़ के शासक उस समय कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तख्त सिंह और मैकमेसन। उसके बाद कहा जाता है ये अउवा जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है? उसकी एरनपुरा से, छावनी से शुरुआत हो रही है। नेतृत्व करता इसके कौन थे? शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां, ये क्या थे? नेतृत्व करता थे। ये तीनों याद रखने हैं। खैरवा में इनकी मुलाकात होती है। कहाँ पर? कुशाल सिंह से मुलाकात होती है। कुशाल सिंह के बारे में कहा गया है कि ये कौन सी देवी के भक्त थे? सुगाली माता है या सुगाली देवी जो है उनके ये भक्त थे। उसके आगे इंपॉर्टेंट बात है आपके बिथौड़ा के युद्ध की। बिथौड़ा का युद्ध है वो कौन सी डेट को हुआ है? 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ है। किन किन के बीच में हुआ है ये एक याद रखना है। किन किन के बीच में हुआ है ये याद रखना। उसके साथ याद रखना है कि भाई इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अनाड़ सिंह की। एक ये डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी प्रकार आप देखोगे तो एक डेट आपको याद रखनी है 18 सितंबर 1857 की। कौन सा युद्ध है इसमें? चेलावास का युद्ध है। काला गोरे का युद्ध भी इसको कहा जाता है। तो काले गोरे का युद्ध किसको कहा जाता है? चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर युद्ध किस किस के बीच में होता है? कुशाल सिंह की सेना और पैट्रिक लॉरेंस और मैकमॉसन की सेना के बीच में होता है। मारा कौन जाता है इसमें? मैकमेसन मारा जाता है। उसका सिर काट के कहां पर? जो आउवा का किला था उसके गेट पर लगा दिया जाता है। आगे बात होती है इसके आगे जो 18 नवंबर की डेट है, उस 18 नवंबर की डेट में क्या होता है? हरियाणा का जो नरनौल नामक स्थान है, प्रश्न बनता है कौन सा स्थान है हरियाणा का जहां पर आउवा के विद्रोही सैनिक है वो पराजित होते हैं? तो वो कहां पर पराजित होते हैं? आपके नरनौल नामक स्थान पर हरियाणा में वो पराजित हो जाते हैं। और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु होती है, उसका नाम क्या है? गराड। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें मैंने बताया विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा गया? ब्रिगेडियर होम्स को विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया। इंपॉर्टेंट आगे एक डाटा मैंने बताया कि भाई 20 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी की 3 डेटें याद रखनी है। 20 जनवरी को क्या करता है? होम्स किले का घेराव कर देता है। 23 जनवरी को क्या होता है? कुशाल सिंह जो आउवा के किले है वहां से कहाँ चले जाते हैं? ये अपने जो रावत जोत सिंह है उनके वहां पर शरण ले लेते हैं। 1 जनवरी को क्या होता है? कुशाल सिंह क्या करते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं, लेकिन वहां पर उनको शरण नहीं मिलती है। शरण कौन देता है? कोठारिया के रावत जोत सिंह इनको शरण देते हैं। प्रश्न बनता है कुशाल सिंह को किसने शरण दी? तो कोठारिया के रावत जोत सिंह ने। कुशाल सिंह जब गए तो किले की जिम्मेदारी किसको सौंपी? पृथ्वी सिंह उनके भाई को। कुशाल सिंह जो है जाने के बाद होम्स ने कौन सी तारीख को आउवा पर अधिकार कर लिया? 24 तारीख को, 24 जनवरी को। उसके बाद वो यहाँ पर एक मूर्ति थी जो सुगाली माता की 10 सिरों और 54 हाथों वाली मूर्ति थी, उसको कहाँ ले गया उसको होम्स? तो कहाँ ले गया? अजमेर ले गया। बात यहाँ पर आती है कि कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहाँ किया? नीमच में किया। और कौन सी तारीख को किया? 8 अगस्त 1860 को किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डाटा इसमें क्या बताया था मैंने? जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उस पर उनके आरोपों की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या था? मेजर टेलर आयोग। और इसने क्या किया? इस आयोग ने इनको निर्दोष घोषित कर दिया। आगे इनकी मृत्यु हो जाती है 1864 में, 25 जुलाई 1864 में। और वो मैंने बताया था कहां पर हुई है? उदयपुर में। कहां पर हुई है साथियों? उदयपुर में। तो इस प्रकार आप इस इंपोर्टेंट डाटा को याद रखिएगा। तो 57 की क्रांति
अब आगे बढ़ती है और धौलपुर के विद्रोह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो धौलपुर में कौन सी डेट को विद्रोह होता है वो आप ध्यान से देखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1857। कौन सी तारीख है? 12 अक्टूबर 1857। 12 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोह होता है धौलपुर में, उसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, इसका नेतृत्व रामचंद्र, देवा गुज्जर और हीरा लाल, ये 3 जने इनका नेतृत्व करते हैं। इसमें से जो देवा गुज्जर थे, ठीक है, उन देवा गुज्जर ने क्या किया है, इरादत नगर की जो तहसील है और वहां का जो सरकारी खजाना है उसको लूट दिया है। यानी देवा गुज्जर के नेतृत्व में विद्रोही क्या करते हैं, इरादत नगर की तहसील और सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। तो प्रश्न बनता है, धौलपुर के विद्रोह में कौन से विद्रोही थे जिन्होंने इरादत नगर के खजाने को और तहसील को लूटा? तो वो विद्रोही कौन थे? देवा गुज्जर थे। धौलपुर विद्रोह की जो शुरुआत है वो हो रही है 22 अक्टूबर को, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये आपके प्रश्न बने तो सीधा ही प्रश्न है, रामचंद्र, देवा गुज्जर और हीरालाल। अब प्रश्न आगे, मतलब अब आगे की डाटा अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, धौलपुर का विद्रोह थोड़ा ज्यादा नहीं चल पाता। इसका रीजन देखिएगा, जो धौलपुर के जो नरेश थे उनका नाम था भगवंत सिंह। क्या नाम था साथियों? भगवंत सिंह। और इन भगवंत सिंह के ही दोस्त थे, पंजाब की तरफ जो पटियाला है उस पटियाला के नरेश थे, पटियाला नरेश थे, वो इनके दोस्त थे। तो अगर मैं बात करूं कि धौलपुर के नरेश भगवंत सिंह की जो मित्रता थी कहां पर? पटियाला नरेश से। तो इन्होंने क्या कर दिया, पटियाला नरेश से सेना बुला दी। तो धौलपुर के नरेश और पटियाला नरेश की सेना जो कंबाइंड हो गई, उस कंबाइंड यानी संयुक्त सेना ने क्या किया, धौलपुर के विद्रोह को दमन कर दिया और धौलपुर का विद्रोह वहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए मेन इंपोर्टेंट, कोटा का विद्रोह। कौन सा विद्रोह है साथियों? कोटा का विद्रोह। डेट याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1857। कौन सी डेट है? 15 अक्टूबर 1857। तो डेट याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्या हो जाता है, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है उसका बिगुल बज जाता है। अब कोटा में क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये कोटा जो है, इस कोटा के उस समय जो महाराव थे, जो शासक थे, उनका नाम क्या था? राम सिंह। और कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम क्या था? मेजर बर्टन। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी कि कोटा में क्या है, बटन ठीक करवाया कोर्ट का। तो यानी कोटा में कौन है? मेजर बर्टन। इसकी कहानी आगे वाले जो क्लासेज है उसमें मैंने बता रखी है। तो कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन है आपके? मेजर बर्टन। और वहां के शासक कौन है? राम सिंह है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, जो कोटा है उस कोटा में 2 प्रमुख सैन्य टुकड़ियां थी। क्या थी? 2 प्रमुख सैन्य टुकड़ियां थी। उन सैन्य टुकड़ियों के नाम थे, एक का नाम था नारायणी। कौन सा? नारायणी। और दूसरे का नाम था भवानी। तो पूछा जाए कि कोटा में सैन्य टुकड़ियों के नाम क्या थे, तो भवानी और नारायणी। यानी प्रश्न पूछा जाए भवानी और नारायणी सैन्य टुकड़ियों का संबंध कौन सी रियासत से है या फिर कौन से एरिया से है, तो आप कहोगे कोटा से। कहां पर है? कोटा से इसका संबंध है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कोटा में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे हैं? लाला जयदयाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? लाला जयदयाल। और इनके साथ में कौन है? मेहराब खां। तो प्रश्न बनता है, कोटा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन है? तो लाला जयदयाल और मेहराब खां। देखिए, लाला जयदयाल और मेहराब खां के साथ में जो विद्रोही मिल गए और जो विद्रोही सेना बनी, उन विद्रोही सेना ने क्या कर दिया, जो यहाँ पर जो कोटा के महाराज थे राम सिंह, मतलब इन्होंने विद्रोह किया और जो कोटा के महाराज थे राम सिंह, इनको क्या कर दिया, उन्हीं के किले में नजरबंद कर दिया। उनके किले में ही उनको पैक कर दिया, ठीक है, नजरबंद कर दिया। यानी उनके हाथ से पूरी सत्ता छीन ली और उनको उसी किले में क्या कर दिया, नजरबंद कर लिया। और साथ में ही इन विद्रोही सैनिकों ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों के 2 डॉक्टर थे, एक का नाम था सेल्डर और दूसरे का नाम था सेविल क्वांटम। क्या नाम था? एक का नाम सेल्डर और दूसरे का नाम था सेविल क्वांटम। इन दोनों की हत्या कर दी। इसी के साथ में कोटा में आपको पता है पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र थे, उनका नाम था फ्रैंक और ऑर्थर। तो इस मेजर बर्टन के 2 पुत्र है फ्रैंक और ऑर्थर। तो मेजर बर्टन की, फ्रैंक की, ऑर्थर की, इन सब की क्या कर दी जाती है, कोटा विद्रोहियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो कोटा विद्रोह में आपके कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी या डॉक्टर वगैरह जो जिनकी हत्या हो रही है,
तो देखिए कौन कौन किस किस की मृत्यु हो रही है। डॉक्टर दो थे, सेल्डर और सेविल क्वांटम की हत्या कर दी गई। जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन और उनके जो दो पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी हत्या कर दी जाती है। और साथ में ही जो कोटा के महाराव थे राम सिंह, उनको क्या कर दिया जाता है, किले में नजरबंद कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से देखे तो जो कोटा का विद्रोह था वो बहुत ही भयानक तरीके से आगे बढ़ा था और बहुत ही इसने विकराल रूप ले लिया था। इसके आगे हम बात करते हैं कोटा के ही विद्रोह की। तो मेजर बर्टन के हत्या कर दी जाती है, उनके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन मेजर बर्टन के साथ क्या क्रूरता दिखाई जाती है, देखिएगा। मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाते हैं। और जब पूरे कोटा शहर में घुमाने के बाद थक जाते हैं तो उनके सिर को क्या कर देते हैं, तोप से उड़ा देते हैं। तो मेजर बर्टन के सिर को कोटा शहर में घुमाकर अंत में क्या कर दिया जाता है, तोप से उड़ा दिया जाता है। आगे अगर इसी में हम देखें तो यहाँ पर अब जो कोटा के महाराव है, वैसे उनकी तो हत्या नहीं की गई है, उनको तो नजरबंद रखा गया है। अब इधर के कोटा के जो महाराव है राम सिंह, और इधर दूसरी तरफ वहां पर कौन पैरेलल चल रहे हैं, जिन्होंने सत्ता हथिया ली है, वो है विद्रोही। अब कोटा के महाराव इन विद्रोहियों से समझौता करना चाहते हैं। तो समझौता करवाने के लिए कोई चाहिए थर्ड पर्सन। तो यहीं पर अगर हम देखें तो कोटा के महाराव और विद्रोहियों के बीच में एक समझौता कराने के लिए कोटा के महाराव किसको कहते हैं, या यहाँ पर कोटा में मथुराधीश का मंदिर है और वहां के जो महंत है महाराज गोस्वामी कन्हैयालाल, क्या नाम है, महाराज गोस्वामी कन्हैयालाल, वहां के मथुराधीश मंदिर के महंत है। उनको कहा जाता है कि आप हमारे और विद्रोहियों के बीच में क्या कर दो, समझौता करवाओ। तो इनके बीच में एक तरीके से डील होती है और समझौता होता है। और समझौता क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। विद्रोही कहते हैं कोटा के महाराव को कि भाई आपको ये आदेश देना होगा या फिर आपको ये मतलब फरमान जारी करना होगा कि मेजर बर्टन की जो हत्या हुई थी वो मेरे कहने पर हुई थी, मेरे आदेश से हुई थी। तो मेजर बर्टन की हत्या का जो आदेश है वो महाराव अपने ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो जय दयाल है, क्या नाम है, जय दयाल, जय दयाल और मेहराब खां जो नेतृत्व करता थे, उनको मुख्य प्रशासक बनाया जाए। यानी कोटा के महाराव को कहा जाता है अगर आपको भी जिंदा रहना है, आपको भी कोटा में शासन करना है, तो जय दयाल और मेहराब खां को क्या आप अपना मुख्य प्रशासक बना दो। साथ में मेजर बर्टन की जो हत्या हुई है उसका पूरा का पूरा इल्जाम या उसका पूरा का पूरा जो कहा जाए कि उसका आदेश है किसने दिया, तो वो अपने ऊपर आप ले लो कि भाई हाँ उसकी हत्या का आदेश हमने दिया था। तो ये दो समझौते में मुख्य बातें थी और इन दोनों मुख्य बातों को महाराव सिंह क्या कर देते हैं, मान देते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो महाराव सिंह क्या है, एक तरीके से बंदी की तरह उनके साथ में ही रहते हैं, क्योंकि इतनी समझौते वाली शर्तों को मानना, उसके बाद उन विद्रोहियों के साथ रहना, तो एक तरीके से बंदी के तौर पे ही थे। तो अब आगे इनके मित्र करौली के शासक है, कौन है, करौली के शासक मदनपाल, क्या है, करौली के शासक मदनपाल। करौली के शासक मदनपाल क्या करते हैं, सेना लेके आते हैं थोड़े समय बाद। कब, जनवरी 1858 में मदनपाल अपनी सेना तैयार करते हैं और जनवरी 1858 में कोटा के महाराव के लिए विद्रोहियों से युद्ध करते हैं और विद्रोहियों को उनसे क्या कर देते हैं, मुक्त करवा देते हैं। प्रश्न बनता है कि करौली के कौन से शासक है जिन्होंने कोटा के महाराव को, राम सिंह को विद्रोहियों से मुक्त करवाया, तो उनका नाम क्या रहेगा, मदनपाल। या फिर आपको कहा जाए कि कोटा के महाराव की मदद कौन से करौली के कौन से शासक ने की है, तो वो कौन है, करौली के शासक हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी कड़ी में, अब देखिए अगर इसके आगे हम देखते हैं कि 30 मार्च 1858 कौन सी तारीख है साथियों, 30 मार्च 1858, और 30 मार्च 1858 को क्या हो जाता है, वहां पर इस जो कोटा के विद्रोह के दमन के लिए किसी एक अधिकारी को बुलाया जाता है, कौन है, एच.सी. रॉबर्ट। कौन है, एच.सी. रॉबर्ट। तो एच.सी. रॉबर्ट क्या करते हैं, कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए उनको बुलाया जाता है और धीरे धीरे कोटा का विद्रोह का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। अब दमन कर दिया जाता है तो इसके जो मुख्य जो नेतृत्व करता थे, कौन थे, जय दयाल और मेहराब खां, उन पर क्या कर देते हैं, सिस्टमैटिकली उन पर एक कानून चलाया जाता है, उन पर से उनको क्या किया जाता है, कोर्ट में उनको सजा दी जाती है और उनको फांसी की सजा मिलती है। और इस प्रकार फांसी देके उनको क्या दे दिया जाता है, मृत्युदंड दे दिया जाता है।